एक चीज इमेजिन करिए मेरे लिए। मान लीजिए कि दो देश हैं जो पड़ोसी हैं और जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बहुत सालों से इन दोनों देशों के बीच में टेंशन है। पहला देश ग्रीन कंट्री दूसरे देश से रेड कंट्री से हार जाती है, तो ग्रीन कंट्री एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को ट्रेन करने लग जाती है जो रेड कंट्री से भाग कर आए थे। इन सेपरेटर्स का मकसद है कि वो रेड कंट्री में घुसकर उधर सीक्रेट ऑपरेशंस करें। कई सालों से ग्रीन कंट्री ऐसी ही चीजें प्लान करती है रेड कंट्री के खिलाफ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से ग्रीन और रेड कंट्रीज कौन है? ग्रीन पाकिस्तान है और रेड इंडिया, पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना की। 1959 में जब इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दी, India offered the God King of Buddhism a safe refuge from the communist Chinese. उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ी, जिसके बाद एक 1962 वॉर हुई। 1962 वॉर के बाद इंडिया ने क्रिएट किया 2-2 एस्टैब्लिशमेंट, जो एक तिब्बतन फाइटर्स का ग्रुप था जिसको इंडियन आर्मी ने सीक्रेटली ट्रेन किया, जिससे वो चाइना के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस अंडरटेक कर पाए। ये फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी, जहाँ कई देश इंसर्जेंट्स को ट्रेन करते हैं, इनको कई देश यूज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इनफैक्ट आप जानते नहीं हो, पर इंडिया ने ये फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी कई बार अपनाई है। इसके बारे में रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ, और इस वीडियो में मैं आपको इस इंडियन सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है तिब्बत। 1940s और 1950s के दौरान चाइना ने कई कोशिशें करी तिब्बत पर कंट्रोल जमाने के लिए। 1951 में चाइना इस चीज में कामयाब रहा। चाइना का मानना था कि तिब्बत सदियों से चाइनीज किंगडम का एक भाग था, जबकि तिब्बतन्स मानते थे कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है। दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग इंडिया ने चाइना के इस निर्णय को स्वीकारा नहीं, क्योंकि इंडिया और तिब्बत के बीच सदियों से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्पेशली बुद्धिज्म का। मोस्ट तिब्बतन्स बुद्धिस्ट हैं और उन बुद्धिस्ट के लिए इंडिया बुद्धिज्म की आर्य भूमि है। इसी तरह माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर जो तिब्बत में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। इसी वजह से जब इंडिया ने तिब्बत के खिलाफ चाइनीज अग्रेशन की आलोचना करी, पर चाइना ने इंडिया का जवाब दिया और कहा माइंड योर ओन बिजनेस। इनफैक्ट तिब्बत की एनेक्सेशन के एक साल पहले तिब्बतन सरकार ने प्रधानमंत्री नेहरू से मिलिट्री एड की मांग करी थी, पर पंडित नेहरू ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये इसलिए है क्योंकि एक साल पहले ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक इंडिपेंडेंट देश बना, और पंडित नेहरू चाहते थे कि चाइना के साथ इंडिया के संबंध अच्छे रहे। जब 1950 में इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी तिब्बत की मांग, तो 9 साल बाद इंडिया ने दलाई लामा को प्रोटेक्शन क्यों दी? इंडिया और तिब्बत के बीच में एक पीसफुल बॉर्डर एग्रीमेंट था, जिसको बोला गया शिमला कन्वेंशन, जो अंग्रेजों के टाइम पर बनाया गया। पर जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा ले लिया, तो उन्होंने शिमला कन्वेंशन की बॉर्डर्स को मानने से मना कर दिया। चाइना ने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज एक्चुअली उनके हैं। उनका ये मानना था कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा तिब्बत का था, और क्योंकि अब तिब्बत चाइना का है, इसलिए ये हिस्से भी चाइना के हैं। चाइना ऐसे मैप्स भी पब्लिश करने लग गया जहां उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को चाइनीज टेरिटरीज की तरह दिखाया। इंडिया ऑब्वियसली इस चीज से खुश नहीं था। चाइनीज आर्मी ने इंडिया के कुछ एरियाज में इंकर्जन्स भी स्टार्ट करी। राजीव सीकरी, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि चाइना का एटीट्यूड बहुत अनफ्रेंडली हो गया। एंटी इंडिया एजेंडा को फैलाने के लिए चाइना ने नेपाल में भी दखल अंदाजी करी, जब उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर की मदद करने की कोशिश करी जो प्रो इंडिया नेपाली सरकार को हराना चाहता था। इसी समय 1959 में तिब्बत में प्रोटेस्ट होने लगी चाइना के खिलाफ। इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे दलाई लामा, पर चाइना ने इन प्रोटेस्ट को बेरहमी से बंद करवाया। कई मंक्स मारे गए और चाइना ने कई मॉनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। चाइनीज अथॉरिटी से बचने के लिए दलाई लामा ने इंडिया से मदद मांगी, और पंडित नेहरू ने दलाई लामा को असाइलम दी। टेंशन्स बढ़ती गई और अल्टीमेटली 1962 में इंडिया चाइना की जंग हुई, जिसमें इंडिया की हार हुई। China declared a unilateral ceasefire, but the damage had been done. पर फिर पंडित नेहरू को एक सलाह दी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने सलाह दी पंडित नेहरू को कि वो एक तिब्बतन गोरिल्ला फोर्स तैयार करें जो चाइना के साथ लड़ाई कर सके हिमालय की मुश्किल जमीन पर। इंडिया ने फिर एक स्पेशल फोर्स बनाई, 2-2 एस्टैब्लिशमेंट। इस फोर्स के पहले कार्डर के सोल्जर्स थे खम्पास से, वो लोग जो तिब्बत के खाम रीजन से थे, और वो
जो दलाई लामा के ओरिजिनल बॉडीगार्ड्स थे। उनको इंडियन कमांडो और CIA ने जॉइंट ट्रेनिंग दी और उनका उद्देश्य था सीक्रेट इंटेलिजेंस, स्पेशल ऑपरेशंस और गुरिल्ला वॉरफेयर चाइनीज के खिलाफ। आज भी ये 22 एस्टैब्लिशमेंट एक सीक्रेट फोर्स है जिनकी डिटेल्स इंडियन आर्मी के कई ऑफिशियल्स को भी नहीं पता। इस एस्टैब्लिशमेंट 22 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इंडियन आर्मी को कई ऑपरेशंस में मदद करी है, जैसे 1971 बांग्लादेश वॉर के ऑपरेशन ईगल, गोल्डन टेम्पल के 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार, सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में ऑपरेशन मकदूद और कारगिल जंग 1999 का ऑपरेशन विजय। अब सवाल है कि कोई भी देश एक रिबेल ग्रुप को क्यों सपोर्ट करता है। इस रिसर्च पेपर ने कहा कि किसी भी देश के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऑफेंसिव गोल या फिर डिफेंसिव गोल। बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। ऑफेंसिव गोल है जब आप किसी टारगेट देश में एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, जैसे उस देश की सरकार को बदलना चाहते हैं। जबकि डिफेंसिव गोल है जब दूसरा देश आप पर अटैक कर रहा है या फिर कर सकता है और आप उस चीज को रोकना चाहते हैं। जब ये 22 एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई तो इंडिया का गोल था डिफेंसिव गोल। वो चाहते थे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में कुछ गड़बड़ी ना करे। क्योंकि सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो रहे थे, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एक इंसर्जेंट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। पर कुछ केसेस में ये गोल ऑफेंसिव भी हो सकता है। इस चीज के लिए चलते हैं बांग्लादेश में। 11 जून 1989 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडलाइन थी, बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स कह रहे हैं कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। ये इंसर्जेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन से थे जिसका नाम था शांति बानी और जिसको बनाया गया था 1972 में। ये रिबेल्स मोस्टली बुद्धिस्ट थे जो बांग्लादेश के चिटगांग हिल्स में चकमा या फिर दूसरी ट्राइब से थे। इन ट्राइब्स का मानना था कि वो एथनिकली और कल्चरली बहुत अलग है और वो 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान का भाग नहीं बनना चाहते। जब 1971 में बांग्लादेश बना इंडिया की मदद से, तब ये ट्राइब्स बांग्लादेश का भी भाग नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम बुद्धिस्ट हैं। क्योंकि उनको डर था कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी की मुस्लिम मेजॉरिटी बांग्लादेश में राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगी। उनका मानना है कि बांग्लादेश बनने के बाद मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ने इन ट्राइब्स को अपनी जमीन से निकाल दिया, जिस वजह से वो एक सेपरेट देश की मांग करने लग गए। जब उनकी ये मांगे स्वीकार नहीं करी बांग्लादेश सरकार ने, तब इन ट्राइब्स ने वायलेंस यूज किया। उन्होंने कई बांग्लादेशी मिलिट्री पर्सनल और पुलिस की हत्या करी, जिसके बाद बांग्लादेशी मिलिट्री ने इन पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। जब बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस और शांति बानी के फाइटर्स के बीच में वायलेंस बढ़ा, तब इनमें से कई फाइटर्स त्रिपुरा आ गए, जहां इंडिया ने इन फाइटर्स को ट्रेनिंग दी। पर सवाल ये है कि इंडिया इन लोगों की क्यों मदद करना चाहता था। इंडिया ने तो 1971 में बांग्लादेश को बनाने का सपोर्ट दिया था, तो वो फिर दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप को एक नई इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए क्यों सपोर्ट देंगे। शांति बानी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इंडिया की मदद की पॉसिबिलिटी 1976 में आई। सुबीर भौमिक, जो एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया शांति बानी की मदद करने लग गई क्योंकि बांग्लादेश में एक मिलिट्री कू हुआ, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया और उनके परिवार के सदस्यों को भी। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने थे और माना जाता है कि वो इंडिया के खास दोस्त थे। पर इंडिपेंडेंस के 4 साल बाद बांग्लादेशी मिलिट्री ने कू किया, प्रेसिडेंट को मार गिराया और अगले 15 साल तक राज किया। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि बांग्लादेशी मिलिट्री ने पाकिस्तान के ISI से मदद ली इस कू और अटैक के लिए। सुबीर भौमिक ने अपनी बुक में बताया कि इंडिया का ये नजरिया था, इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई ताकि उनके देश में एक डेमोक्रेसी आए। पर बांग्लादेशी मिलिट्री ने इंडिया की इच्छाओं को माना नहीं। उन्होंने डेमोक्रेसी हटा दी, पहले प्रेसिडेंट को मार गिराया, जिस वजह से इंडियन सरकार का सपोर्ट देना शांति बानी को एक तरीका था बांग्लादेशी मिलिट्री को ये दिखाने का कि वो उनके निर्णय से मंजूर नहीं करते। इस बुक में भौमिक ने कहा कि उन्होंने कई शांति बानी के गुरिल्ला कमांडर्स और रॉ ऑफिशियल से बात करी है इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। सुबीर ने अपनी बुक में लिखा कि कू के एक हफ्ते बाद कई सीनियर रॉ के लीडर्स त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला में आए और उन्होंने अपने जूनियर्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, बांग्लादेश की चकमा ट्राइब से उन लीडर्स को लेकर आओ जो बांग्लादेश की मिलिट्री के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। एक शांति बानी के लीडर ने बताया कि इंडियन ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी और उनके कई इंडियन इंस्ट्रक्टर्स नागालैंड और मिजोरम के मिलिट्री यूनिट से थे। अगर हम ढंग से ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें ये इंडियन ट्रेनर्स कई बार डांटते। शांति बानी को सपोर्ट देने के 2 मकसद थे इंडिया के। पहला कि चकमा ट्राइब के खिलाफ जो परसिक्यूशन हो रही थी उसको रोकना, और दूसरा बांग्लादेशी मिलिट्री को ये सबक सिखाना कि वो मिलिट्री कू का
समर्थन नहीं करते। अब जहाँ चाइना के खिलाफ इंडिया ने जो टिबेटन इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया वो इतना प्राइवेट नहीं था, पर ये शांति बहानी का सपोर्ट बहुत प्राइवेट था, जिसको कहा जाता है कोवर्ट ऑपरेशन। क्यों? इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं डिनायबिलिटी, जिसका मतलब है कि अगर बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स पकड़े गए, इंडिया ये बोल सकता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इनके साथ, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंडिया पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। और ऐसा ही कोवर्ट सपोर्ट इंडिया ने म्यांमार में भी दिया था। ये है म्यांमार का कचिन रीजन, जहाँ के लोग को कचिन्स कहा जाता है, जिनके खिलाफ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है म्यांमार में। म्यांमार में मेजॉरिटी है बमार रेस की, जो बुद्धिस्ट है, जबकि कचिन प्रेडोमिनेटली क्रिश्चियन है। अंग्रेजों के आने से पहले म्यांमार पर कब्जा था कई अलग अलग राजाओं का। 1890 में कई क्रिश्चियन मिशनरीज एक किंग के पास गए, उनसे परमिशन मांगने के लिए कि वो कचिन के लोगों को एजुकेट कर सके। किंग ने जवाब दिया कि क्या तुम इन कचिन लोगों को सिखाओगे? तुम मेरे कुत्तों को देख रहे हो, उन कुत्तों को सिखाना ज्यादा आसान है इन कचिन से। और जब अंग्रेजों ने म्यांमार को कॉलोनाइज किया तो भी कचिन की सिचुएशन बेहतर नहीं हुई। 1948 में म्यांमार को अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कचिन्स को वादा दिया गया था कि वो अपना इलाका अपने हिसाब से चला पाएंगे, पर इनफैक्ट ऐसा हुआ नहीं। म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद मिलिट्री ने अपनी चलाई और ना कचिन्स को म्यांमार में पैसे का हिस्सा दिया और ना सरकार में। जिसके बाद 1960s में कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार इंडिया से मदद मांगी, पर इंडिया ने इनकार कर दिया। पर ये चेंज हुआ 1980s में, जब रॉ और केआईओ के बीच एक इनफॉर्मल फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। 1990 में केआईओ ने एक ऑफिस भी खोला न्यू दिल्ली में और उनको पैसे, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया। तो इंडिया का एटीट्यूड क्यों बदला केआईओ के प्रति? इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए इंडिया में, चाहे असम हो, नागालैंड हो या फिर मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर के ऊपर तो हमने वीडियोस भी बनाए हैं, जिनको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और इनमें से कई इंसर्जेंट्स बांग्लादेश और म्यांमार से ऑपरेट करते थे। इस समय इंडिया के ताल्लुकात म्यांमार के साथ भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी थी, म्यांमार में एक मिलिट्री रूल था और म्यांमार की मिलिट्री इंडिया की मदद नहीं कर रही थी इन इंसर्जेंट्स को रोकने के लिए। तो इंडिया ने एक दूसरी तरकीब अपनाई कि म्यांमार मिलिट्री की मदद मांगने की बजाय क्यों ना हम केआईओ की मदद मांगे। जिसके बाद केआईओ ने इंडिया को इंटेलिजेंस दी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के रिबेल्स की ड्रग बिजनेस और हथियारों के बारे में। इंडिया की रिक्वेस्ट के चलते केआईओ ने असमीज और नागा इंसर्जेंट्स को म्यांमार में घुसने भी नहीं दिया। इसकी बजाय इंडिया ने केआईओ की मदद करी और उनका बस एक मैसेज था कि म्यांमार की मिलिट्री को इंडियन इंसर्जेंट्स की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने कई फॉरेन इंसर्जेंट ग्रुप्स की मदद करी है, पर हर बार इंडिया की तरकीब सेम नहीं थी। ये है शनमुगम कुमारन धर्मालिंगम, जो LTTE के हेड थे। वो हेड बने जब LTTE के फाउंडर प्रभाकरन को मारा गया। जबकि 2009 में श्रीलंका की सेना ने LTTE चीफ प्रभाकरन को मारने का दावा किया था। LTTE एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था जो श्रीलंका में बना 1976 में, जिनकी मांग थी कि श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक दूसरा देश बनना चाहिए। 1980s में LTTE के कई मिलिटेंट्स ने तमिलनाडु में अपने कैंप सेटअप करे, जहां उनको हथियार दिए जाते, जहां से वो हथियार श्रीलंका भेजते। श्रीलंकन सरकार ने कई बार इंडियन सरकार को ये रोकने के लिए कहा, पर सरकार ने बात मानी नहीं। इनफैक्ट कई रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स ने LTTE के फाइटर्स को ट्रेन किया। क्यों? 1983 में श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटी और सिन्हलीज मेजॉरिटी के बीच दंगे हुए। कई रिपोर्ट्स आई कि तमिल्स को टॉर्चर किया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में कई तमिल लोग हैं। वो तमिल लोग श्रीलंकन तमिल्स के समर्थन में आए। तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज AIADMK और DMK ने दबाव डाला इंडियन सरकार पर कि वो श्रीलंका के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टैंस ले। पर इंडिया को एक डर था कि क्या पता कि ये टेंशंस अगर इंडिया में आ गई और इंडिया में वायलेंस होने लगा। इंडियन सरकार ने इनिशियली डिसाइड किया कि वो इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते, पर थोड़ी देर बाद श्रीलंकन सरकार ने पाकिस्तान सरकार की मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन सरकार का निर्णय चेंज हो गया। वो श्रीलंका में 5 मेजर तमिल इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने लग गए, जिनमें से एक था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि LTTE। रिसर्च ने दिखाया कि कैसे कई देश ये नहीं चाहते कि उनके देश की माइनॉरिटी सरकार के खिलाफ हो जाए, इस वजह से कि वो दूसरे देश में एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन सरकार ये नहीं चाहती थी कि इंडियन तमिल्स उनके खिलाफ चले जाएं। इसी वजह से उन्होंने निर्णय लिया श्रीलंकन तमिल्स को सपोर्ट करने का। और हम जानते ही हैं कि जो डर था इंडियन सरकार को कि श्रीलंका का वायलेंस इंडिया में आ जाएगा, वो सच हुआ जब राजीव गांधी की मौत हुई। Everybody was flat on the ground. Then I was shocked and went and searched for Rajiv ji. I could only identify him by his shoes and the back of his
chopped his head. इसके बारे में भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। और कई बार रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाता है इंटर स्टेट राइवलरी के चलते। ये है कुलभूषण यादव, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर जो डेथ रो पर है पाकिस्तान। उन पर एलिगेशंस लगाई गई हैं कि वो इंडियन स्पाई हैं जो बलूचिस्तान में स्पाई कर रहे थे। Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. बलोचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है और जहां पाकिस्तान का 40% गैस प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये रीजन पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तब बलोचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम था कलत। दूसरी प्रिंसली स्टेट्स की तरह वो या तो इंडिपेंडेंट रह सकती थी, इंडिया को ज्वाइन कर सकती थी या पाकिस्तान को, पर कलत इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। पर 1947 में पाकिस्तानी आर्मी ने कलत के लीडर को मजबूर कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के लिए, पर ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज भी कई बलोच इंसर्जेंट्स पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल जिंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने दावा किया है कि इंडिया इन इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता है। आयशा सिद्दीका जो एक पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि रॉ के 2 सीक्रेट ग्रुप्स हैं, काउंटर इंटेलिजेंस टीम एक्स और काउंटर इंटेलिजेंस टीम जे, जिन दोनों को 1980s में बनाया गया और ये पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑपरेशंस करते हैं। एक रॉ ऑपरेटर बी रमन ने भी इन ग्रुप्स के बारे में बात करी, पर अभी तक कोई ठोस एविडेंस पाकिस्तान ने नहीं प्रेजेंट किया है जो ये प्रूव करे कि इंडिया ने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी है पाकिस्तान में। बी रमन का कहना है कि इंडिया ने कोवर्ट ग्रुप्स यूज करे हैं ISI की पंजाब में दखल अंदाजी को बंद करवाने के लिए। अब ये कुछ उदाहरण थे इंडिया की सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी के, पर इस फॉरेन पॉलिसी का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है जो हमने तो श्रीलंका में देखा ही, पर मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहता हूँ जो शायद आपको नहीं पता। ये है रखाइन स्टेट जो म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट में है। हर साल 11 फरवरी को रखाइन स्टेट जनरल खाइंग राजा डे सेलिब्रेट करती है, जिसको एक और नाम दिया जाता है बिट्रेयल ऑफ इंडिया ओवर रखाइन रेवोल्यूशनरी डे, इंडिया का धोखा। ये इसलिए क्योंकि 1998 में इंडियन मिलिट्री ने एक भयानक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था लीच। इस ऑपरेशन में इंडिया ने अंडमान सी में एक आइलैंड लैंडफॉल आइलैंड पर रेड करी, जहां उन्होंने 6 लोगों को मार गिराया जो एक रिबेल ग्रुप से थे जो म्यांमार सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। इस ग्रुप का नाम था आरकन आर्मी और इन 6 में से एक व्यक्ति जो मारे गए वो थे जनरल खियांग राजा, आरकान आर्मी के कमांडर। अब म्यांमार की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में बात करी थी, वो भी आप देख सकते हैं। म्यांमार में सबसे डोमिनेंट ग्रुप है बमार ग्रुप, जबकि रखाइन एरिया में एक दूसरी एथनिसिटी के लोग हैं जो ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं म्यांमार सरकार से। क्योंकि उनको ये इंडिपेंडेंस नहीं मिली, उन्होंने एक आर्मी बनाई जिसको बुलाया गया आरकान आर्मी। जनरल खियांग राजा ने ये आर्मी बनाई थी फरवरी 1991 में और जिन्होंने इंडिया के रॉ के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करे। आरकान आर्मी के एक मेंबर ने बताया कि उनको कई बार रॉ से सपोर्ट भी मिला, इसके बदले में उन्होंने इंडिया की मदद करी, जैसे उन्होंने चाइनीज नेवल एक्टिविटी पर स्पाई किया। 1994 में आरकान आर्मी दूसरे रिबेल ग्रुप्स के साथ मिल गई और उन्होंने बनाई नेशनल यूनाइटेड पार्टी ऑफ आरकान, जिसके बाद इंडिया और आरकान आर्मी के संबंध और इम्प्रूव हो गए और इवेंचुअली रॉ के ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि वो खाइंग राजा को कई इंडियन मिलिट्री कमांडर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मिलाएंगे। 1997 में आरकान आर्मी ने अंडमान सी में एक बेस सेटअप किया एक सेफ हेवन बनाने के लिए। एक इंडियन ऑफिसर कर्नल VS ग्रेवाल ने उनको लैंडफॉल आइलैंड पर बेस बनाने की इजाजत दी। ये आइलैंड म्यांमार के कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर था। ये डिसाइड हुआ कि फरवरी 11, 1998 को आरकान आर्मी अपना बेस उस आइलैंड पर शिफ्ट कर देगी। आर्मी के ऑफिसर्स एक दिन पहले फरवरी 10 को उधर गए और उस रात सो गए और उन्होंने अपनी रात उस आइलैंड पर बिताई। अगले दिन खाइंग राजा के साथ 5 और कमांडर्स आइलैंड के भीतर गए क्योंकि उनकी एक टॉप इंडियन मिलिट्री कमांडर के साथ मीटिंग थी। इंडिया से उनको मदद मिलने वाली थी म्यांमार सरकार के खिलाफ, पर अगले दिन ऐसा हुआ नहीं। कई गन्स की आवाजें आई और पता चला कि इंडियन आर्मी के ऑपरेशन लीच की वजह से वो सारे लोग मारे गए। इंडियन मिलिट्री ने सरकार को इन्फॉर्म किया कि ऑपरेशन लीच की वजह से 6 लोगों को मारा गया जो एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट की मदद कर रहे थे। म्यांमार के जर्नलिस्ट ने दावा किया कि जहां पहले इंडिया और म्यांमार मिलिट्री के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, ये चेंज होने लगा 1990s में। एक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर
ऑफिसर ने म्यांमार के एक जर्नलिस्ट को बताया कि इसी समय कर्नल वीएस ग्रेवाल ने म्यांमार आर्मी के साथ एक डील सेटअप करी, जहां म्यांमार आर्मी एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स को भगाएगी और इंडिया म्यांमार मिलिट्री की मदद करेगी एंटी म्यांमार मिलिट्री के रिबेल्स को मारने की। इसी वजह से वो जर्नलिस्ट कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री ने आरकन आर्मी के कुछ कमांडर्स को धोखा दिया। इस ऑपरेशन लीच की वजह से इंडिया पर इल्जाम लगाए ह्यूमन राइट्स वायलेट करने के लिए। एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डीबी नंदी ने एक न्यूज रिपोर्ट में भी कहा कि ये लोग इंडिया के खिलाफ नहीं थे पर उनको मारा गया। दूसरे देश में इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करना कोई नई तरकीब नहीं है और इंडिया कोई अकेला देश भी नहीं है जो ये करता है। इसके अंजाम के बारे में हमने बात करी ही है। इंसर्जेंट ग्रुप्स को यूजुअली तब सपोर्ट किया जाता है जब दो सरकारें एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती, पर हर बार ऐसा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया अगर इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है तो इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है। पाकिस्तान भी बोल सकता है कि हम इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, पर दोनों चीजें में एक फर्क है। कई इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया ने जब ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया तो वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट किया, जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना या फिर अपने देश में रिफ्यूजी स्पिलओवर को रोकना। जबकि पाकिस्तान की इंसर्जेंट सपोर्ट उनका फॉरेन पॉलिसी का एक रेगुलर हिस्सा है। इंडिया के लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स का सपोर्ट एक रिएक्टिव पॉलिसी रही है ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा ना रहे। जबकि पाकिस्तान को कई नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक रिविजनिस्ट पावर बताया। कई नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर्स बदल जाए। चाहे इंडिया का ऑफिशियल स्टांस ये हो कि इंडिया पीओके को वापस लेना चाहता है, पर इंडिया एक्टिवली किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा ताकि इंडिया का नक्शा बदल जाए। जबकि पाकिस्तान एक रिविजनिस्ट पावर है जो चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का भाग बन जाए, और इसी वजह से वो कई टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे ये तस्वीर है इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की, जिसमें एक प्रोविजन है कि कोई भी सरकार अपनी जमीन यूज होने नहीं देगी ऐसी चीजों के लिए जिससे दूसरे देश की नेशनल सिक्योरिटी पर नुकसान होगा। ये प्रोविजन क्यों डाला गया? क्योंकि कई अल्फा मिलिटेंट्स जो असम में मिलिटेंसी स्प्रेड कर रहे थे वो भूटान की जमीन यूज कर रहे थे, जिस वजह से 2003 में रॉयल भूटान आर्मी ने एक ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया सारे अल्फा मिलिटेंट्स को हटाने के लिए। इस चीज के लिए इंडियन आर्मी ने भूटानीज आर्मी को लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस में मदद करी, जो दिखाता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना कोई अकेला हथियार नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और अगर आप ऐसी कॉम्प्लेक्स इश्यूज समझना चाहते हैं पर आपके पास 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया। जैसे इस हफ्ते हमने बात करी कर्नाटका के इलेक्शंस की और मणिपुर में क्या चल रहा है। 2 मिनट में ही आप सारे आर्गुमेंट समझ जाओगे। ये न्यूज़लेटर एकदम फ्री है, बस आपको अपना ईमेल डालना है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, क्लिक कीजिए, ईमेल डालिए, और हर हफ्ते मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स न्यूज स्टोरीज को सिंप्लीफाई कर दूंगा जिससे आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर पाओगे। तो न्यूज़लेटर को जरूर सब्सक्राइब करो।